हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है श्वेता और आप देख रहे हैं श्वेता क्वेस्ट। आप सभी को पता है 2 जुलाई को यूपी टेट का एग्ज़ाम है और उसमें सीटीपी सब्जेक्ट से डेफिनेशंस बहुत पूछी जाती हैं कि कौन सी मनोवैज्ञानिक ने कौन सी डेफिनेशन दी है या कौन सी डेफिनेशन किस मनोवैज्ञानिक की है। इस तरीके से सीधे-सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप सभी को पता है कि बुक में तो बहुत सारी डेफिनेशंस दी हुई है, पहाड़ जितनी है, तो हम कौन सी पढ़ें, कौन सी नहीं पढ़ें, क्योंकि एग्ज़ाम को क्लियर करने का सबसे मेन फैक्टर यही है कि हम छोड़ें क्या और पढ़ें क्या। सिलेक्शन ना ले पाने का यही सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हम अननेसेसरी चीज़ों को पढ़ते हैं और जो इम्पोर्टेंट है वो हमारी छूट जाती हैं। तो मैंने अपने खुद के कोचिंग नोट से जो बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनिशंस हैं, जो हमारे सर ने बताई हैं कि इतनी ही पढ़नी है, क्योंकि जब से मैंने पिछले महीने ही यूपी टेट की प्रिपरेशन शुरू की है। इससे पहले मैं और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही थी। इन इन थोड़े से दिनों में ही मैंने अपने मार्क्स को बहुत अच्छा इम्प्रूव किया हुआ है। मुझे नहीं लगता कि अगर मैं बुक से पढ़ती या खुद से कोशिश करती इन डेफिनेशंस को ढूँढने की, तो मैं इतने अच्छे मार्क्स अपने मॉक टेस्ट में ला पाती। इसलिए मैंने सोचा कि आपकी भी हेल्प हो जाए, जिससे कि आप अभी इस टाइम भटके ना और आप ये ना सर्च करें कि अब पढ़ें क्या, क्या छोड़ें। इसलिए मैंने ये सीरीज़ शुरू की हुई है। ये तीसरी सीरीज़ का तीसरा पार्ट है और अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो आप इससे जुड़िए और मैं भी इसे कंटिन्यू करूँगी अगर आपका सपोर्ट रहा तो। चलो फिर शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरी मेहनत, कंटेंट और फ्यूचर वीडियोज़ के लिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो 2 जुलाई को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए। और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दें, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और अच्छा-अच्छा कंटेंट आपके लिए लाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता है। और देखिए, अब मेरे पास कोई ऐसा बढ़िया सेटअप नहीं है, अभी तो कोई माइक भी नहीं है और मैंने अपने पंखे, कूलर सब बंद किए हुए हैं, तब मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो सोचिए इतनी गर्मी में, इतने पसीने में मैं कर रही हूँ, तो थोड़ा तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला है ये इस और मैं आपको बता दूँ कि मैंने जितनी भी डेफिनिशंस हैं उन्हें चैप्टर वाइज़ अरेंज किया हुआ है, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा ईज़ी रहे एग्ज़ाम हॉल में याद रिकॉल कर पाने के लिए। क्योंकि एक स्कैन टेक्निक होती है जिससे हम याद करते हैं वो चीज़ कहाँ लिखी थी और यहाँ किस जगह लिखी थी, इससे आगे कौन से साइकोलॉजिस्ट का नाम था। इस तरीके से हम रिकॉल करते हैं तो एग्ज़ाम में वो चीज़ हमारा सही हो जाता है मार्क्स, मुझे पता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा क्योंकि मेरे साथ तो होता है। तो चलो फिर शुरू कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। तो पहला चैप्टर है विकास की अवधारणा। तो विकास की परिभाषाएँ हार्लॉक के द्वारा ये है कि विकास वृद्धि से कहीं अधिक व्यापक है तथा यह जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। क्योंकि विकास जो है एक बहुत बड़ा फ़ील्ड है, लेकिन वृद्धि जो है वो विकास का हिस्सा होता है। विकास कभी रुकता नहीं है और वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। दूसरी डेफिनेशन है गैसेल की। तो गैसेल कहते हैं कि विकास एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जो जैविक नियमों के अनुसार संगठित ढंग से चलती है। तीसरी प्रक्रिया सॉरी तीसरी डेफिनेशन है क्रो एंड क्रो की। वो कहते हैं कि विकास परिवर्तनों की वह श्रृंखला है जो एक तार्किक एवं अग्रसर अग्रसर क्रम का पालन करती है। अगली डेफिनेशन स्किनर की है। विकास उन परिवर्तनों का योग है जो प्राणी की परिपक्वता की ओर अग्रसर होने से संबंधित होते हैं। जे.ई. एंडरसन कहते हैं कि विकास वृद्धि के साथ-साथ बढ़ती हुई परिपक्वता को भी समाहित करता है। चैप्टर 2 है वृद्धि एवं विकास में अंतर। तो वृद्धि की परिभाषाएं हार्लॉक के अनुसार वृद्धि शारीरिक आकार में होने वाले परिवर्तनों को इंगित करती है, अर्थात शरीर के आकार प्रकार में मात्रात्मक बढ़ोतरी। फ्रैंक कहते हैं वृद्धि केवल भार और लंबाई में वृद्धि तक सीमित है, जबकि विकास इससे कहीं व्यापक प्रक्रिया होती है। वृद्धि मात्रात्मक होती है तथा एक निश्चित आयु के बाद रुक जाती है और विकास गुणात्मक होता है तथा जीवन पर्यंत चलता है। अभी चैप्टर 3 है वंशानुक्रम एवं वातावरण। तो वंशानुक्रम की परिभाषाएं वुडवर्थ कहते हैं कि वंशानुक्रम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता अपने शारीरिक तथा मानसिक गुण संतान में स्थानांतरित करते हैं। जेम्स ट्रेवर कहते हैं वंशानुक्रम वह संपूर्ण जैविक संपदा है जो एक व्यक्ति को अपने माता पिता एवं पूर्वजों से जन्म से के समय प्राप्त होती है। और वातावरण की परिभाषाएं डगलस और हॉलैंड के अनुसार वातावरण वह सब कुछ है जो व्यक्ति को जन्म से पूर्व और जन्म के बाद हर तरफ से प्रभावित करता है। बोरिंग, लैंगफील्ड एवं बेल्ट ये कहते हैं वातावरण के अंतर्गत वे सभी बाह्य शक्तियाँ
प्रभाव एवं परिस्थितियां आती हैं जो जीव के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करती हैं। अध्याय 4 है अधिगम या सीखना। इसकी जितनी भी डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से समझिएगा। अधिगम की परिभाषाएं। गेट्स कहते हैं कि अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभव के माध्यम से व्यवहार में संशोधन या परिवर्तन होता है। वुडवर्थ कहते हैं कोई भी क्रिया जो हमारे भावी व्यवहार को प्रभावित करती है अधिगम कहलाती है। क्रॉनबेक के अनुसार अधिगम का प्रमाण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन से मिलता है जो अनुभव के परिणाम स्वरूप घटित होता है। स्किनर के अनुसार अधिगम एक सतत प्रगतिशील व्यवहार समायोजन की प्रक्रिया है। हिलगार्ड के अनुसार अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई क्रिया उत्पन्न होती है या परिवर्तित होती है जो किसी अनुक्रिया की स्थिति के माध्यम से होती है। अध्याय 5 में है बुद्धि। तो बुद्धि की परिभाषाएं हैं विनय के द्वारा। बुद्धि वह क्षमता है जिससे व्यक्ति किसी कार्य को सही ढंग से निर्णय, समझ एवं तर्क द्वारा संपन्न करता है। टर्मन कहते हैं बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की क्षमता है। वैक्सलर कहते हैं बुद्धि वह समग्र क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करता है, तर्कपूर्ण ढंग से सोचता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी समायोजन करता है। स्टर्न कहते हैं बुद्धि नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की सामान्य मानसिक योग्यता है। स्पीयरमैन कहते हैं बुद्धि का निर्माण एक सामान्य घटक तथा कई विशिष्ट घटकों से होता है। थॉर्नडाइक कहते हैं बुद्धि वह क्षमता है जो सत्य तथा तथ्यों के दृष्टिकोण से अनुक्रिया करने की योग्यता प्रदान करती है। गिलफर्ड कहते हैं बुद्धि संज्ञानात्मक क्षमताओं की एक त्रिविमीय संरचना है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि एक नहीं बल्कि बहुत रूपों में पाई जाती है जिन्हें बहुबुद्धि सिद्धांत कहा जाता है। अध्याय 4 है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व की परिभाषाएं। ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक संगठनों की गतिशील व्यवस्था है जो उसके वातावरण के साथ विशिष्ट समायोजन का निर्धारण करती है। वुडवर्थ कहते हैं व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण विशेषताओं का योग है। मन कहते हैं व्यक्तित्व व्यक्ति के सबसे विशिष्ट गुणों की संपूर्णता है जो उसके भिन्न भिन्न परिस्थितियों के साथ अंतःक्रिया से विकसित होती है। गिलफर्ड कहते हैं व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के गुणों का वह अद्वितीय प्रतिमान है जो विभिन्न परिस्थितियों में सुसंगत रूप से प्रकट होता है। आइजेंक कहते हैं व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव, बुद्धि एवं शरीर रचना का संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अनुकूलन का निर्धारण करता है। अध्याय 7 है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा की परिभाषा है गुड के अनुसार अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियमित करने के लिए व्यक्ति को उत्साहित किया जाता है। लवेल अभिप्रेरणा एक आंतरिक प्रक्रिया है जो व्यवहार को सक्रिय करती है तथा उसे एक निश्चित दिशा प्रदान करती है। मैस्लो के अनुसार मानव की आवश्यकताएं एक स्तरीय क्रम में संगठित होती हैं और निम्न स्तर की आवश्यकता पूरी होने के बाद ही उच्च स्तर की आवश्यकता अभिप्रेरक बनती है। मैक्सीलैंड के अनुसार उपलब्धि अभिप्रेरणा व्यक्ति की उस प्रवृत्ति को दर्शाती है जिसके द्वारा वह श्रेष्ठता के मानकों को पूरा करने का प्रयास करता है। स्मृति एवं विस्मृति। स्मृति की परिभाषाएं। वुडवर्थ स्मृति पूर्व अनुभवों को पुनः स्मरण करने की क्षमता है। स्टाउट कहते हैं स्मृति भूतकाल की किसी मानसिक स्थिति का पुनरुत्पादन है जिसमें यह ज्ञान भी शामिल है कि वह पहले अनुभव की जा चुकी है। रायबर्न कहते हैं स्मृति में 4 प्रमुख तत्व सम्मिलित होते हैं धारण, स्मरण, पहचान तथा पुनरुत्पादन। विस्मृति की परिभाषाएं। म्यूनरो के अनुसार विस्मृति वह असफलता है जिसमें व्यक्ति किसी समय पर सीखी हुई बात को स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है। अध्याय 9 है संवेग। तो संवेग की परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की परिभाषाएं। तो रॉस के अनुसार संवेग चेतना की व्यवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व मतलब फीलिंग एलिमेंट्स होते हैं, उनकी प्रधानता होती है। वुडवर्थ संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है। चर्चिल कहते हैं किसी भी प्रकार के आवेश में आने, भड़क उठने या उत्तेजित होने की अवस्था को संवेग कहते हैं। और पीटीएम कहते हैं संवेग व्यक्ति का संपूर्ण मनोवैज्ञानिक उपद्रव है। अध्याय 10 है सामाजिकरण। तो सामाजिकरण की परिभाषा है ऑगबर्न के अनुसार सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह के मानकों के अनुसार व्यवहार करना सीखता है। गिलिन के अनुसार सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके सहयोग से व्यक्ति समाज में सहयोगात्मक ढंग से रहना सीखता है। अध्याय 11 है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा से जुड़ी परिभाषाएं हैं। यूनेस्को ने परिभाषा दी थी
समावेशी शिक्षा वह व्यवस्था है जिसमें सभी बच्चे, चाहे उनकी क्षमता या अक्षमता कुछ भी हो, एक ही समान विद्यालय में साथ-साथ शिक्षा प्राप्त करें। मतलब सबको समान रूप से लेके चलना, यही समावेशी शिक्षा है। स्टैनबैक एवं स्टैनबैक के अनुसार समावेशी विद्यालय वह है जहाँ सभी विद्यार्थी अपने नजदीकी विद्यालय की सामान्य कक्षाओं में उपयुक्त सहायक सेवाओं के साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। चैप्टर 12 है मूल्यांकन। तो क्रॉनबेक के अनुसार मूल्यांकन सूचना के संग्रहण एवं उपयोग की वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर शैक्षिक कार्यक्रम संबंधी निर्णय लिए जाते हैं। ग्राउंडलैंड कहते हैं मूल्यांकन एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि विद्यार्थियों ने शैक्षिक उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया है। तो यहाँ पे हमारी जितनी भी इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशंस थी, जो यूपी टेट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ये इनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे बहुत ही कम समय में करा दी हैं। तो आप, अगर आपको पसंद आया है ये, तो आप लाइक ज़रूर कर दें मेरी मेहनत के लिए। और थैंक यू। आप अपना ध्यान रखें, अच्छा अच्छा पढ़ें, अच्छा सोचें और आपका भविष्य अच्छा हो। और आप ये आपके जल्दी से जॉब लगे, मेरी भी लगे साथ में। और गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग श्वेता क्वेस्ट, क्योंकि सीखना कभी रुकता नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।